नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पशुपालन ढांचा विकास निधि से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र की ढांचागत सुविधाओं में मजबूती आएगी। रेलवे अगले 125 दिनों में प्रवासी श्रमिकों के लिए 8 लाख कार्य दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्णबंदी 31 जुलाई तक बढ़ाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई। और आतंकी संगठनों की आर्थिक मदद पर नजर रखने वाले संगठन FATF ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में बरकरार रखने का फैसला किया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने, अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने और किसानों, गांवों तथा छोटे कारोबारियों की मदद के लिए मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि इन फैसलों से करोड़ों भारतीयों को फायदा होगा। श्री मोदी ने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया जारी है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में मंत्रिमंडल का फैसला एक और कदम है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की शुरुआत से पशुपालन क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा। इससे मेहनतकश किसानों की आय, निवेश और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को खास तौर से बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातों के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है और इससे छोटे कारोबारियों को सहयोग तथा स्थिरता मिलेगी। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के फैसले के संबंध में उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश पर्यटन और भगवान बुद्ध के दर्शन से प्रेरणा पाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि से स्थानीय लोगों के लिए बेहतर अवसर पैदा होंगे। सरकार ने अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्रों में कल ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र IN-SPACE का गठन करेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों को नया रूप देकर इसे आपूर्ति आधारित मॉडल से मांग आधारित मॉडल में बदलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्पेस विज्ञान के क्षेत्र में और आज तक अंतरिक्ष में हमने अच्छा विकास किया है। वी हैव रियली बिल्ट अप गुड स्पेस एसेट। अब ये सारे एसेट सब लोगों के उपयोग के लिए एक तरह से खुल रहे हैं। आपको याद होगा, भारत के छात्रों ने उपग्रह बनाया, सैटेलाइट, छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ प्रक्षेपण के समय में वो नहीं था, तो इसलिए उनको बाहर देश से वो छोड़ना पड़ा। आज जो सुधार हुए हैं वो अटल जी के समय बिजली के क्षेत्र में जैसे महत्वपूर्ण सुधार हुए वैसा ही स्पेस के क्षेत्र में हो रहे हैं और हमारे मूलभूत ढांचे का सही और अच्छा उपयोग होगा। श्री जावड़ेकर ने बताया कि शहरी, सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाया जाएगा। सहकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है। अब वो राष्ट्रपति के पास आएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से RBI के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे।
श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बुद्ध सर्किट को जोड़ने के इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सारनाथ और गया सहित आसपास के सभी पर्यटन स्थलों के विकास में भी मदद मिलेगी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि देश में अन्य पिछड़ा वर्गों को लाभों के प्रभावी अंतरण के लिए बेहतर तरीके सुझाने के उद्देश्य से गठित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अवधि अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और पशुधन संबंधी उद्यमों के विकास संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य देश में करीब 35 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के तहत बैंक संबंधित क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए 90% तक ऋण देंगे। सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में 3% की छूट देने की घोषणा की है। रेलवे अगले 125 दिनों में 18 अरब रुपए की ढांचागत परियोजनाओं में प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों के लिए 8 लाख कार्य दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। रेल मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडल रेलवे और रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बैठक में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा की। गरीब कल्याण रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के 116 चिन्हित जिलों में चल रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति के संबंध में महाप्रबंधकों, मंडल रेल प्रबंधकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। एक रिपोर्ट। 125 दिनों के गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 116 जिलों में 25 श्रेणियों में कार्यों का निष्पादन किया जाना है। इन जिलों में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को समुचित रोजगार प्रदान करने के मद्देनजर ही रेलवे ने राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए जोनल रेलवे को प्रत्येक जिले और राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया है। इस अभियान के दौरान किए जाने वाले सार्वजनिक कार्यों के लिए 50,000 करोड़ रुपयों का आवंटन केंद्र सरकार पहले ही घोषित कर चुकी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, दूरसंचार और कृषि सहित 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच एक साझे प्रयास के अंतर्गत संचालित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून को इस अभियान की शुरुआत देश के 116 जिलों में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को आजीविका के उचित अवसर मुहैया कराने के लिए किया गया था। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और चीन ने सीमा क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी लद्दाख में स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श किया है। भारत चीन सीमा मामलों पर सलाह मशवरे और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की 15वीं बैठक कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई। भारतीय पक्ष ने इस महीने की 15 तारीख को गलवान घाटी क्षेत्र में हिंसक घटना सहित पूर्वी लद्दाख में हाल के घटनाक्रम के बारे में अपनी चिंताओं से चीन को अवगत कराया। इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व पूर्व एशियाई मामलों के संयुक्त सचिव ने किया और चीन के शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के सीमा और सागर मामलों के विभाग के महानिदेशक ने किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों ने पिछले सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने फिर स्वीकार किया कि दोनों पक्षों को इस महीने की 6 तारीख को वरिष्ठ कमांडरों की बैठक में तनाव कम करने और किसी प्रकार से परस्पर न उलझने के बारे में बनी सहमति को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात से भी सहमत थे कि वे इस सहमति को तेजी से लागू करेंगे। ऐसा द्विपक्षीय समझौतों तथा तौर तरीकों के अनुरूप किया जाएगा। इससे सीमा क्षेत्र में शांति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने इस महीने की 22 तारीख को वरिष्ठ कमांडरों की दूसरी बैठक के बारे में भी चर्चा की। दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत करते रहने पर भी सहमत हुए हैं। भारत ने कहा है कि लीबिया में लगातार संघर्ष और अस्थिरता अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है।
लीबिया में हाल के घटनाक्रम पर मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि लीबिया में सभी प्रकार की विद्रोही गतिविधियां तत्काल रोकने की दिशा में किए गए सभी प्रयासों का भारत समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत 19 जनवरी को हुए बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 6 जून को हुए काहिरा घोषणा पत्र सहित इस दिशा में हुए हाल के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इन उपायों से लीबिया में ही बातचीत के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों में लीबिया की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का संरक्षण करते हुए लीबियाई जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा। आतंकियों को धन मुहैया कराने पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची में रखने का निर्णय लिया है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों के आर्थिक स्रोतों को समाप्त करने में पाकिस्तान की नाकामी को देखते हुए संस्था ने यह फैसला लिया है। कोविड-19 के कारण संस्था की तीसरी और अंतिम बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। बैठक चीन की अध्यक्षता में हुई। इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान को अक्टूबर में होने वाली FATF की अगली बैठक तक निगरानी सूची में ही रहना होगा। इससे पहले ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलने में दिक्कत होगी। अगर पाकिस्तान अक्टूबर तक भी अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पाता तो पूरी संभावना है कि ईरान और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान को भी प्रतिबंधित देशों की सूची में डाल दिया जाएगा। भारत हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी गुटों को लगातार समर्थन दे रहा है और इन संगठनों का मुख्य निशाना भारत है। इसलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई की जानी चाहिए। FATF के फिलहाल 39 सदस्य देश हैं। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय आतंकवादी गुटों का सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। आतंकवाद से संबंधित अपनी वार्षिक कंट्री रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि पाकिस्तान उन देशों में है जहां आतंकवादियों को सुरक्षित शरण मिली हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों को अपने क्षेत्र से संचालित कर रहा है और भारत को निशाना बना रहा है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक और संयुक्त राष्ट्र घोषित आतंकवादी मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और माना जा रहा है कि वह पाकिस्तान में पूरी आजादी से रह रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अफगान, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी गुटों की गतिविधियां पाकिस्तान की जमीन से चल रही हैं और इनके निशाने पर अफगानिस्तान है। विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता रोकने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जनवरी 2018 में लिया गया फैसला 2019 में जारी रहा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पशुपालन ढांचा विकास निधि से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र की ढांचागत सुविधाओं में मजबूती आएगी। रेलवे अगले 125 दिनों में प्रवासी श्रमिकों के लिए 8 लाख कार्य दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्णबंदी 31 जुलाई तक बढ़ाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई और आतंकी संगठनों की आर्थिक मदद पर नजर रखने वाले संगठन FATF ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में बरकरार रखने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जारी पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद कल शाम इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये फैसला राज्य में महामारी के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सुश्री बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाए जाने के साथ कई छूट भी दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य में शैक्षिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी नर्सिंग होम्स को कोविड के किफायती उपचार के निर्देश दिए गए हैं। सर्वदलीय बैठक में चक्रवाती तूफान अम्फन के सिलसिले में अनुदान का प्रस्ताव तैयार करने के लिए समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
विपक्ष के आरोपों का उल्लेख करते हुए सुश्री बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि पार्टी के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी जरूरतमंदों को सुचारू रूप से राहत सामग्री बांटी जाए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ाई है। कोविड महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 लाख रुपए तक के स्व आकलन कर भुगतान की तिथि भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कटौती के दावे से संबंधित विभिन्न निवेशों और भुगतान करने की नियत तिथि भी इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। कर्नाटक में आज से शुरू हो रही 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 8,48,000 से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। लगभग 2,900 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 1 लाख शिक्षकों और स्वास्थ्य, पुलिस तथा समाज कल्याण विभागों के कर्मियों की ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये परीक्षा अगले महीने की 4 तारीख तक चलेगी। पहले ये परीक्षा मार्च में होनी थी, लेकिन तब लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में गरीब परिवार की एक बेटी ने भारतीय वायुसेना में अधिकारी के रूप में नियुक्ति लेकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आंचल गंगवाल फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई हैं। उनके पिता सुरेश गंगवाल राज्य के नीमच जिले में चाय की दुकान चलाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आंचल की इस उपलब्धि की प्रशंसा की है। एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा, शाबाश आंचल गंगवाल, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक चाय बेचने वाले की बेटी जिसने अधिकारी के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन लिया। आंचल भारतीय वायुसेना अकादमी में भी शीर्ष स्थान पर रही और राष्ट्रपति से प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। आंचल को कुछ दिन पहले ही भारतीय वायुसेना में नियुक्ति मिली है, लेकिन यह उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि कई बार उनके पिता के पास फीस देने के पैसे भी नहीं होते थे। आंचल के पिता ने कहा कि आंचल की उपलब्धि हमारे परिवार के लिए गर्व का अवसर है। बहुत खुशी हो रही है। एक तरह से ये समझो कि परसों के दिन उसने ये मुकाम हासिल करा। फादर्स डे था तो अपने को ये लगता है जैसे फादर्स डे में अपने को बहुत बड़ा उपहार मिला है बच्ची की तरफ से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आंचल के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने 2013 में केदारनाथ त्रासदी के दौरान लोगों की मदद करने में वायुसेना कर्मियों की बहादुरी को देखते हुए भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सपना देखा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्य को गौरवान्वित करने के लिए आंचल गंगवाल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र के वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक विभिन्न देशों से 125 उड़ानों से 19,604 यात्रियों को मुंबई लाया गया है। जिन देशों से भारतीय यात्रियों को स्वदेश लाया गया उनमें ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, फिलीपींस, अमेरिका, बांग्लादेश, मलेशिया, कुवैत, इथियोपिया, अफगानिस्तान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, नीदरलैंड्स, श्रीलंका, म्यांमार, तंजानिया, स्पेन, आयरलैंड, कतर, कजाकिस्तान, मॉरिशस, ब्राजील तथा अन्य देश शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जारी वक्तव्य में बताया गया है कि जुलाई तक 45 से अधिक और उड़ानें मुंबई पहुंचने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किए गए वंदे भारत कार्यक्रम के तहत अब तक मुंबई में 19,604 यात्री उतर चुके हैं। अब तक कुल 125 उड़ानों से इन यात्रियों को मुंबई में लाया गया, जो महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों के निवासी है। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार यात्रियों की कुल संख्या में से 13,899 महाराष्ट्र से है और 7,218 लोग मुंबई से है। कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर मुंबई के यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न होटलों में स्थापित संस्थागत संगरोध सुविधाओं में भर्ती कराया गया था, जबकि अन्य को उनके अपने जिले में भेज दिया गया। दूसरी ओर मुंबई में इन उड़ानों से आए अन्य राज्यों के यात्रियों को उनके अपने राज्यों से यात्रा पास प्राप्त करने तक मुंबई में रहने की व्यवस्था की गई थी।
निवेदिका, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई। 3 महीने पहले ये आंकड़ा प्रतिदिन 100 था। जांच के मामलों में ये उल्लेखनीय वृद्धि अस्पतालों, जांच प्रयोगशालाओं और विभिन्न संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि उसने अब कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए देश भर में 1000 प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की है। इस बीच देश में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 56.70% हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के संदिग्ध मरीजों की जल्द पहचान के लिए चिकित्सा निगरानी प्रणाली को मजबूत किया है और राज्य के प्रत्येक 58,000 ग्राम पंचायतों में एक निगरानी दल तैनात किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक संदिग्ध कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस समय प्रदेश में सभी 75 जिलों में 6,375 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। वहीं 12,586 मरीज पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द 1 लाख मेडिकल टीमों का गठन करें, जो कि हेल्थ स्क्रीनिंग के काम में लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में मेडिकल स्क्रीनिंग टीमों की अहम भूमिका है और इसके सदस्यों को पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग टीम के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। इसके साथ ही सभी सदस्यों के पास मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर होना भी जरूरी है। कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों को कोविड अस्पताल में ही रखा जाना चाहिए और उनका लगातार परीक्षण किया जाए। इसके साथ ही उनके साथ मौजूद परिवार के सदस्यों को भी उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार जानकारी दी जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में 233 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 8,273 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार के सभी 38 जिले कोरोना की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा 507 मामले पटना में उजागर हुए हैं, जबकि सिवान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 415 और भागलपुर में 312 है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्स पटना में 30 नए वेंटिलेटर मंगाए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि संक्रमित मरीजों के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। 6,106 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 2,112 का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। राज्य में रिकवरी रेट 73% से अधिक हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 29,001 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 572 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दौरान कोरोना से 25 रोगियों की मौत होने के बाद राज्य में मृतकों की संख्या 1,736 हो गई है। कल 575 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिलने के बाद राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 21,096 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में 6,169 सक्रिय मामलों में से 6,099 की स्थिति स्थिर है, जबकि 70 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल सामने आए 572 नए मामलों में से सबसे अधिक 205 मामले अहमदाबाद शहर के हैं। इसके अलावा सूरत से 155 और वडोदरा से 35 नए मामले सामने आए। कोविड-19 के लिए राज्य में अब तक 3,40,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। इस बीच गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने पुलिस विभाग को कम गुणवत्ता वाले सैनिटाइजर मुहैया कराने वाली एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। पुलिस विभाग को ऐसे कम गुणवत्ता वाले सैनिटाइजर के उपयोग पर शीघ्र रोक लगाने के लिए कहा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में एक जिले से अन्य जिले के लिए वाहनों की आवाजाही पर आज से प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री E.K. पलनीसामी ने घोषणा की है कि सार्वजनिक वाहन इस महीने के अंत तक केवल जिलों के अंदर ही चलेंगे। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कोविड-19 का इलाज भी शामिल कर लिया है। कल जारी सरकार के आदेश में योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज खर्च की सीमा तय की गई है। यह योजना 30 जून को समाप्त होने वाली है, लेकिन इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। एक अन्य घटनाक्रम में चेन्नई और मदुरई के साथ थेनी जिले में भी इस महीने के अंत तक पूर्णबंदी लागू कर दी गई है। मदुरई में स्थानीय प्रशासन ने कोरोना नियंत्रण उपायों में तेजी लाने के लिए सचल चिकित्सा दलों की व्यवस्था की है।
है। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशिभूषण त्रिपाठी। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन हल्की वर्षा भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बूंदाबांदी की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी छिटपुट बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश के साथ धूल भरी आंधी आने की भी संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। प्रियंका, दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा चीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी के दोनों तरफ चीनी सैनिकों की सक्रियता देखने को दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने धोखाधड़ी शीर्षक से लिखा है, अग्रिम मोर्चे पर सेना अध्यक्ष MM नरवणे की मौजूदगी के बीच चीन ने बनाई निगरानी पोस्ट, बड़ी मात्रा में जमा किए हथियार। पंजाब केसरी लिखता है, चीन की शातिर चालों पर भारत अलर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, सहकारी बैंक RBI की निगरानी में सुरक्षित होगी जमाकर्ताओं की रकम, जल्द जारी होगा अध्यादेश। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कोरोना से लड़ाई, दिल्ली में घर घर सर्वे होगा। मुख्य सचिव ने जारी किए दिशा निर्देश, शनिवार से अभियान चलेगा। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, पतंजलि आयुर्वेद ने इस औषधि के बारे में अपनी रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को सौंप दी है, जिससे 7 दिन में कोरोना वायरस का इलाज किए जाने का दावा किया गया है। रूस में 75वीं विजय दिवस परेड में भारतीय सैनिकों की कदमताल को नवभारत टाइम्स ने सचित्र प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पशुपालन ढांचा विकास निधि से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र की ढांचागत सुविधाओं में मजबूती आएगी। रेलवे अगले 125 दिनों में प्रवासी श्रमिकों के लिए 8 लाख कार्य दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्णबंदी 31 जुलाई तक बढ़ाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई। और आतंकी संगठनों की आर्थिक मदद पर नजर रखने वाले संगठन FATF ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में बरकरार रखने का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।